इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे। वास्तविक अर्थ में तो अध्यापक वह है जो अपने ज्ञान तथा अनुभव की व्याख्या छात्र के मस्तिष्क तक पहुंचा सके, छात्रों को उनकी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुकूल ज्ञान की विविध शाखाओं से परिचय प्राप्त कराना अध्यापक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में सम्मिलित है। कक्षा के अंदर अध्यापक का मुख्य लक्ष्य होता है कि वह एक ऐसा वातावरण का सृजन करे जिसमें अधिक से अधिक सीखने की क्रियाएं तथा सीखने के अनुभव उत्पन्न किए जा सकें। इसी दृष्टि से मनोवैज्ञानिक खोजों के आधार पर शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ शिक्षण सूत्रों को प्रतिपादित किया है। इन शिक्षण सूत्रों के उपयोग करने से शिक्षण क्रियाएं विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक रूप में उपयोगी बन जाती हैं। ऐसे शिक्षक जिन्हें शिक्षण का पर्याप्त अनुभव नहीं है, उन्हें शिक्षण की इन सूत्रों से अवगत कराना होता है और इससे उनको अवगत होना चाहिए, जिससे वह छात्र की विकास में सहभागी हो सकें। अब ये शिक्षण सूत्र निम्न प्रकार हैं। पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा, सरल से कठिन की ओर। चौथा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पाँचवा, पूर्ण से अंश की ओर। छठवां, अनिश्चित से निश्चित की ओर। सातवां, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आठवां, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नौवां, अनुभूति से युक्त की ओर। 10वां, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। और 11वां, प्रकृति का अनुसरण। सीखने की प्रक्रिया में बालक अपने पूर्व अर्जित ज्ञान तथा अनुभवों को नए ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ना चाहता है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक भी बालक के प्रति यही कार्य करता है। वह बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ने की चेष्टा करता है। इसके लिए उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर के शिक्षण सूत्र को अपनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि बालक को विविध फूलों तथा पत्तियों के बारे में ज्ञान कराना हो तो सर्वप्रथम उसके आकार तथा रंग के बारे में जानकारी करानी होगी। उसके बाद उसके भिन्न भिन्न गुणों तथा प्रयोगों के बारे में बतलाना हो। यदि अध्यापक गुणों और प्रयोगों के संबंध में जानकारी पहले से ही देने लगे तो छात्र उसे समझ नहीं पाएंगे। इस प्रकार बालक के अंदर किसी तरह की भ्रांति नहीं रह पाती। बालक के समझने की प्रक्रिया में पहले स्थूल अर्थात कंक्रीट वस्तुओं का स्थान होता है। जैसे जैसे उसके अनुभव का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वह सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने लगता है। उदाहरण के लिए, पशुओं के बारे में उसके ज्ञान को ले लीजिए। आरंभ में उसका ज्ञान किन्हीं एक या दो पशुओं को देखने तक सीमित रहता है, किंतु आगे चलकर पशुओं के बारे में अमूर्त विचार विकसित हो जाते हैं। भाषा में उनका शब्दकोश पहले से उन्हीं शब्दों से मिलकर बना होता है जो मूर्त या स्थूल रूप से उसके सामने विद्यमान होते हैं, जैसे घरेलू वस्तुएं, उसके वातावरण में पाए जाने वाले पशु पक्षी आदि। किंतु आगे चलकर यह एक ऐसा स्तर आ जाता है जिसमें उसका शब्दकोश सूक्ष्म अथवा अमूर्त गुणों या विचारों को प्रकट करने वाले शब्दों से मिलकर बनता है। सीखने की प्रक्रिया का यह एक स्वाभाविक क्रम है। शिक्षण में अध्यापक को चाहिए कि पहले अमूर्त एवं स्थूल विचारों को प्रस्तुत करे तथा तदोपरांत अमूर्त एवं सूक्ष्म विचारों की ओर बढ़े। इस सूत्र के अनुसार भाषा की शिक्षा में पहले प्रत्यक्ष विधि, उदाहरण आदि को प्रयुक्त करना चाहिए। गणित की शिक्षा में जैसे कि मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन प्रणालियों में किया जाता है, स्थूल वस्तुओं के प्रयोग से संख्या एवं उसके नियमों का बोध कराना चाहिए। इसी प्रकार इतिहास तथा भूगोल की शिक्षा के लिए रेखा चित्रों, मानचित्रों एवं ग्लोब आदि का उपयोग आवश्यक। सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सूत्र के अनुसार बालक को पहले सरल बातों तथा बाद में कठिन बातों की ओर ले जाना चाहिए। भाषा की शिक्षा में पहले सरल वाक्यों तथा बाद में जटिल वाक्यों का ज्ञान कराना चाहिए।
इतिहास तथा भूगोल में पहले स्थानीय तथ्यों के बारे में तथा बाद में ऐसे तथ्यों के संबंध में जानकारी देनी चाहिए जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और फ्रॉम सीन टू अनसीन। जो वस्तुएं तथा घटनाएं बालक के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष ढंग से मौजूद होती हैं, उनका ज्ञान बालक को सरलतापूर्वक हो जाता है। वस्तुओं तथा घटनाओं की परोक्ष रूप से होने से उनका बालक के शब्दकोश में प्रविष्ट करना कठिन कार्य होता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि पहले विषय से संबंधित ज्ञान जो पहले प्रत्यक्ष ढंग से तथा बाद में परोक्ष ढंग से प्रस्तुत करे। शिक्षण का यह चौथा सूत्र है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हमारे प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया पूर्ण से अंश की ओर होती है, अर्थात हम पहले पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसके पश्चात अंशों का। उदाहरण के रूप में जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो उसका रूप हमारे प्रत्यक्षीकरण में पेड़ का संपूर्ण आता है। पेड़ के भागों जैसे तना, शाखाएं, पत्तियों, फूल तथा फल आदि के बारे में हमारा ध्यान बाद में आता है। शिक्षण की प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण के इस नियम पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण के बिना संभव नहीं है। पाठ्यपुस्तकों के पढ़ने एवं किसी पाठ को ग्रहण करने में प्रत्यक्षीकरण का यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से लागू होता है। अध्यापक को अपने शिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए जिससे वह अच्छे गेस्टाल्टों का निर्माण कर सके। इससे तात्पर्य यह है कि शिक्षण क्रिया इस प्रकार की हो जिससे प्रत्यक्षीकरण में सुगमता हो और छात्रों का ध्यान सर्वप्रथम पूर्ण की ओर और बाद में अंशों की ओर जाए। अनिश्चित से निश्चित की ओर बालक का मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार एक अन्वेषक अनिश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित तथ्यों की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार शिक्षार्थी का मस्तिष्क क्रियाशील रहता है। बालक सीखने की प्रथम अवस्था में अनिश्चित की दशा में रहता है, बाद में चलकर यह निश्चय की स्थिति तक पहुंचता है। विज्ञान के शिक्षण में इस प्रकार का उपयोग अधिक होता है। छात्र विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों तथा घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। वह एक अन्वेषक के रूप में आगे बढ़ता है। इसी तरह गणित की शिक्षा में यह सब लागू होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को अधिक देर तक अनिश्चित की स्थिति में न रखे। अनिश्चय की स्थिति में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बालक के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा हो सकती हैं। विषय का अच्छी तरह से बोध कराने के लिए यह अवस्था भी आवश्यक है, क्योंकि इसके पश्चात निश्चय की अवस्था शीघ्र ही आनी चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। विश्लेषण मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी भी विषय को समझने तथा ग्रहण करने की दृष्टि से उसके विविध पक्षों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक होता है। एक कुशल अध्यापक अपने शिक्षण में सर्वप्रथम विश्लेषण पर बल देता है। इसके पश्चात वह विषय का समन्वित रूप सामने रखता है। यह संश्लेषण की क्रिया द्वारा संभव होता है। संश्लेषण तथा विश्लेषण यह दोनों ही मस्तिष्क की आवश्यक क्रियाएं हैं और इस कारण शिक्षण में इसे एक महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में लागू किया जाता है। कठिन से कठिन विषय को विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा छात्रों के लिए बोधगम्य बनाया जा सकता है। प्रसिद्ध सुकराती पद्धति में विश्लेषण तथा संश्लेषण के सूत्र को मुख्य स्थान दिया गया है। फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, यानी अनुभूति से युक्त की ओर। बालक सीखने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम निरीक्षण तथा अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, किंतु उसका यह ज्ञान तार्किक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता। वह अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे तर्कों के माध्यम से प्रमाणित नहीं कर पाता। शिक्षण में अनुभूतिजन्य ज्ञान तथा तर्क सम्मत ज्ञान दोनों ही आवश्यक हैं। क्रम की दृष्टि से अनुभूतिजन्य ज्ञान पहले होता है तथा तर्कजन्य ज्ञान बाद में होता है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय के शिक्षण में यह क्रम बहुत आवश्यक है।
छात्र को सर्वप्रथम अपने अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट किया जाता है। इसके पश्चात तार्किक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। विज्ञान, गणित, भाषा तथा सामाजिक विषयों के शिक्षण में इस सूत्र का प्रयोग बहुत स्पष्टतापूर्वक किया जाता है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। शिक्षण में मनोविज्ञान तथा तार्किक क्रमों दोनों का समन्वय होता है। मनोवैज्ञानिक क्रम में यह अभिप्राय है मनोवैज्ञानिक क्रम से यह अभिप्राय है कि किसी विषय का प्रस्तुतिकरण बालकों की रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, आयु, ग्रहण शक्ति आदि के अनुसार हो। तार्किक क्रम में यह आवश्यक है कि विषय की तर्कपूर्ण ढंग से कई खंडों में विभाजित कर लिया जाए और अध्यापक इन खंडों को क्रमशः छात्रों के सम्मुख व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करे। इसके अंतर्गत बालक की रुचि एवं समझ आदि का ध्यान नहीं दिया जाता। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही क्रम को समन्वित करना आवश्यक है। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में तार्किक क्रम को अधिक प्राधान्यता दी गई थी। इसका अभिप्राय यह था कि विषय को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना मुख्य समझा जाता था। इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक पुट अधिक है। इसके अंतर्गत बालक को रुचियों, रुकावों तथा आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। वास्तव में शिक्षण का स्वाभाविक क्रम मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर होना चाहिए। प्रकृति का अनुसरण। शिक्षण का यह सूत्र रूसो के शिक्षा सिद्धांतों से निकला है। रूसो के अनुसार शिक्षा प्राकृतिक ढंग से होनी चाहिए। बालक की शारीरिक तथा मानसिक विकास के नियमों के अनुकूल ही शिक्षा के साधन तैयार किए जाने चाहिए। बालक से ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के अनुकूल ना हो। बालक की शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं की अवहेलना अप्राकृतिक एवं अमनोवैज्ञानिक है। इस तरह बालक के प्राकृतिक विकास में कठिनाई होती है और उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। शिक्षण का यह सूत्र प्रत्येक विषय की शिक्षा का आधारभूत तत्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण के एकादश शिक्षण सूत्र शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सूत्र शिक्षण प्रक्रिया के समुचित विकास एवं प्रभाव की दृष्टि से अधिक महत्व रखते हैं। शिक्षक के लिए इन सूत्रों का महत्व मार्गदर्शक आदर्शों के रूप में है। वह इनके माध्यम से अपने शिक्षण की न्यूनताओं का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकता है। शिक्षण की प्रक्रिया में अभीष्ट प्रभावशीलता एवं सजीवता का मूल मंत्र इन 11 सूत्रों में ढूंढा जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। यदि आपके दोस्त भी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करिए। यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो, कंटेंट में कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए, आप उनको देख सकें। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के इंटरव्यू 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच होने जा रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन विषय के इंटरव्यू भी 23 जून से 26 जून के बीच प्रस्तावित हैं। धन्यवाद।